प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंडरी के विद्यार्थियों के लिए आज मैं एक नए प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल हमने पढ़ा था किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी 3 योजनाएं बनाई। इसमें से एक प्रश्न याद रखना, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की है, सिक्कों पर अपना नाम द्वितीय सिकंदर के रूप में उत्कीर्ण करवाया। उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तर भारत की विजय, दूसरी है दक्षिण भारत की विजय। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर भारत की अधिकांश विजय का वीडियो मैंने पहले बना चुका हूं। इसमें मैं आपको सिर्फ शासकों के नाम और विजय के बारे में बताऊंगा, बाकी लगभग सारी बातें मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं। तो पहला ले लेते हैं उत्तर भारत की विजय। उत्तर भारत में पहला ले लेते हैं गुजरात की विजय। गुजरात विजय 1299। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात को जीतने के उद्देश्य से अपने सेनापति नुसरत खां और उल्लुग खां को भेजा, और उस समय गुजरात का शासक था बघेल वंशी कर्ण सिंह। गुजरात का शासक कौन था? बघेल वंशी कर्ण सिंह। अलाउद्दीन ने किसको भेजा? नुसरत खां और उल्लुग खां को भेजा। मुस्लिम सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया। कर्ण सिंह पराजित हुआ। अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर वह देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ शरण ली। कर्ण सिंह की पत्नी थी कमला देवी। कमला देवी को पकड़ लिया गया। उसकी शादी अलाउद्दीन खिलजी से करवा दी गई। मुस्लिम सेना आगे बढ़ी। आगे बढ़कर मुस्लिम सेना ने विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ के शिवलिंग को खंडित किया। सोमनाथ मंदिर के खजाने को लूटा। और यही गुजरात से अलाउद्दीन की सेना को मलिक काफूर नामक एक हिजड़ा हाथ में लगा। हिजड़े का क्या नाम था? मलिक काफूर। चूंकि मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए मलिक काफूर को क्या कहते हैं? 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो याद रखना। तो अलाउद्दीन की प्रथम विजय थी गुजरात विजय 1299। मलिक काफूर को यहीं से 1000 दिनार में खरीदा गया। बाद में यही मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रधान सेनापति बना और दक्षिण भारत को विजय प्राप्त की। दूसरी विजय अलाउद्दीन खिलजी की थी रणथंभौर विजय। डिटेल में मैं विवेचना पहले कर चुका हूं। रणथंभौर को 1301 में जीता। रणथंभौर का शासक था कौन था? हमीरदेव चौहान था। अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां और उल्लुग खां ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। हमीरदेव चौहान परास्त हुआ। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। अपने छोटे भाई और सेनापति उल्लुग खां को वहां का प्रशासक बनाया। तीसरी विजय है चित्तौड़ विजय। पहले मैं विवेचना कर चुका हूं। चित्तौड़ विजय 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करने का उद्देश्य था वहां के शासक रतन सिंह की सुंदर पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना। इसका उल्लेख कौन करता है? मलिक मोहम्मद जैसी अपने ग्रंथ पद्मावत में करता है। पद्मनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रतन सिंह, उसके सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। पद्मनी ने अपनी 1600, किसी किताबों में 16000 भी है, पद्मनी अपनी 1600 या 16000 सेविकाओं के साथ जौहर किया। पद्मनी का जौहर 1303 में हुआ। यह चित्तौड़ का पहला जौहर, चित्तौड़ का पहला साका कहलाता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया है। साका किसे कहते हैं समझ लो। जौहर, जौहर का मतलब होता है जब स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने आप को पवित्र अग्नि के अर्पित कर देती हैं, अग्नि के हवाले कर देती हैं, वह कार्य कहलाता है जौहर। और साका का तात्पर्य होता है महिलाएं जौहर करती हैं और पुरुष वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। जब ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं उस कार्य को क्या कहते हैं? साका। अलाउद्दीन खिलजी ने
1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अपने बड़े पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम चेंज करके खिजराबाद रखा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सेना ने मालवा पर आक्रमण किया। मालवा का शासक कौन था? महलक देव मालवा का शासक था। महलक देव युद्ध में मारा गया। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी का मालवा पर अधिकार हो गया। 1308 में सिवाना को जीता। मैंने पहले भी बताया, सिवाना बाड़मेर में स्थित हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित। सिवाना का राजपूत शासक कौन था? शीतल देव चौहान। उसके दो सेनापति थे, सोम और शातम। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना पर आक्रमण किया। राजपूतों ने डटकर उनका मुकाबला किया। राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर अधिकार हो गया और सिवाना का नाम चेंज करके उसने खैराबाद रखा और सिवाना का प्रशासक किसे बनाया? कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया। पूरी कहानी में आपको डिटेल में पहले बता चुका हूं, इसमें सिर्फ मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। सिवाना को 1308 में जीता, नाम रखा खैराबाद। अगला अंतिम आक्रमण किया जालोर पर। जालोर का राजपूत शासक कौन था? कानड़देव। कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर को जीता। कानड़देव वीर गति को प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का 1311 में जालोर पर अधिकार हो गया। जालोर का नाम चेंज करके जलालाबाद रखा और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक बनाया। जालोर के दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद बनाई जिसे कहते हैं तोप की मस्जिद या अलाउद्दीन की मस्जिद, और अपनी पुत्री फिरोजा का मकबरा भी कहाँ बनाया? जालोर के किले में बनाया। जालोर विजय अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत में अंतिम विजय थी। जालोर को जीतने के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी का पूरे राजस्थान और पूरे उत्तर भारत पर अधिकार हो गया। चैप्टर क्लोज। उत्तर भारत को जीतने के पश्चात अब अलाउद्दीन खिलजी की अगली विजय थी दक्षिण भारत की विजय। प्रिय विद्यार्थियों, है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपना सेनापति बनाया। मलिक काफूर अपनी विशाल सेना लेकर दक्षिण भारत को जीतने के लिए गया। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पहले भी बताया प्राचीन भारत का प्रथम शासक कौन है जिसने दक्षिण भारत पर सैनिक अभियान किया? नंद वंश का शासक था महापद्मनंदनम। उसके पश्चात आक्रमण किसने किया? समुद्रगुप्त। और सल्तनत काल में दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। सल्तनत काल का समुद्रगुप्त किसे कहते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। दक्षिण भारत में 4 राज्य थे। प्रिय विद्यार्थियों, दक्षिण भारत में कितने हिंदू राज्य थे? 4 हिंदू राज्य थे। पहला हिंदू राज्य कर दो देवगिरी। पहला कौन सा? देवगिरी। देवगिरी महाराष्ट्र में स्थित। देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। उसका बेटे का नाम था शंकर देव। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण क्यों किया? कारण नंबर 1, पहला कारण, गुजरात का शासक कर्ण सिंह अपनी पुत्री देवल देवी को साथ में लेकर देवगिरी में शरण ली। मैंने भी आपको बताया कहां पे शरण ली? बाप और बेटी ने देवगिरी में शरण ली। दूसरा कारण, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को वचन दिया था, मैं एलिचपुर प्रांत की आय नियमित रूप से दिल्ली दरबार में भेजता रहूंगा, लेकिन उसने अपना वचन नहीं निभाया। अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ, देवगिरी पर आक्रमण किया। मैंने कल आपको पूरा बताया था एलिचपुर के बारे में। तीसरा कारण, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अब मलिक काफूर ने 1307-8 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव ने मुकाबला किया। रामचंद्र देव पराजित हुआ। उसने मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर ली। मलिक काफूर ने रामचंद्र के साथ बहुत ही प्रेम का व्यवहार किया, उदारता का व्यवहार किया है। मलिक काफूर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार में भेजा
रामचंद्र देव जैसे वहां पर पहुंचा, अलाउद्दीन खिलजी ऊपर सिंहासन पर बैठा हुआ था। हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को देखा, अलाउद्दीन खिलजी फ्लैशबैक में खो गया, अलाउद्दीन खिलजी खो गया है और फटाफट सोचने लगा, अरे हाँ, एक बात याद आई। अब अलाउद्दीन खिलजी ने फ्लैशबैक में सोचा, अरे वो दृश्य कौन सा था कि राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है और दूसरा राजा उसके सामने खड़ा है। अरे सिकंदर और पोरस। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, सिकंदर ने भी है पोरस से पूछा था। जब पोरस को बंदी बना के सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा, है पोरस, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी को फ्लैशबैक याद आया, उसने भी फटाफट है रामचंद्र देव से पूछा, बताओ रामचंद्र देव तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। जैसे अलाउद्दीन ने सवाल पूछा, रामचंद्र देव भी फ्लैशबैक में खो गया, वो भी पीछे चला गया, उसको भी पोरस याद आया और पोरस ने सिकंदर को उत्तर दिया था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। फटाफट रामचंद्र देव ने भी बोल दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अलाउद्दीन खिलजी बरोबर सिकंदर की स्टाइल में अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। अरे वाह मित्र रामचंद्र देव, वाह, मैं तेरे इस निर्भीक उत्तर से बहुत ही प्रसन्न हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन से उतरा, रामचंद्र देव को गले लगाया, उसे अपना मित्र बनाया, उसे राय रायान की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को कौन सी उपाधि दी? राय रायान की उपाधि दी और गुजरात में नवसारी प्रांत उपहार में दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को अपना मित्र बनाया है और अलाउद्दीन खिलजी हंस रहा था। सिकंदर ने भी पोरस को अपना मित्र बनाया। सिकंदर की एक चाल थी। सिकंदर की क्या चाल थी कि अब उसे भारत में पोरस के रूप में एक विश्वसनीय मित्र मिल गया जो सिकंदर के आगे के सैनिक अभियानों में उसकी मदद करेगा। अलाउद्दीन भी खुश हुआ कि मेरी सेना को दक्षिण भारत का रास्ता बरोबर मालूम नहीं है, दुर्गम पहाड़ियां, दुर्गम जंगल, भटकने का भय। अब मुझे रामचंद्र देव के रूप में दक्षिण में एक विश्वसनीय मित्र मिल गया जो मेरी सेना को आगे के सैनिक अभियानों में मदद करेगा। है रामचंद्र देव को देवगिरी का राज्य वापस दे दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत में पहली विजय थी देवगिरी विजय। देवगिरी महाराष्ट्र में स्थित शासक था रामचंद्र देव। किले विद्यार्थियों, अब मुस्लिम सेना बड़ी टेंशन में थी कि अलाउद्दीन ने कहा देवल देवी को लाओ, देवल देवी को लाओ। पूरा देवगिरी छान मारा लेकिन कहीं भी देवल देवी नहीं मिली। उसी समय उसके सैनिक निराश होकर जब जंगलों से होकर जा रहे थे तो उनके सैनिकों ने देखा एक शाही डोली जा रही है, साथ में बहुत सारे सैनिक चल रहे हैं। तो सैनिकों ने कहा यह शाही डोली जंगलों से होकर जा रही है, इतने सारे सैनिक जा रहे हैं। ए सैनिकों रुको, किसकी डोली जा रही है? तो सैनिकों ने कहा अरे रामचंद्र देव की कोई रिश्तेदार है, उसकी डोली लेके जा रहे हैं। रुको रुको रुको। और जैसे कपड़ा हटा के अंदर देखा, अंदर दुल्हन के रूप में कौन बैठी हुई थी? देवल देवी बैठी हुई थी। अलाउद्दीन के दूसरे सेनापति अल्प खान ने कहा अरे हम तो पूरा देवगिरी छान मारे और यहाँ पर है देवल देवी है। देवल देवी को बंदी बना लिया गया। देवल देवी शादी किससे कर रही थी? रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव से वह शादी करने जा रही थी। मुस्लिम सेना ने देवल देवी को बंदी बना लिया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां की शादी देवल देवी से करवा दी। चैप्टर क्लोज। पहली विजय देवगिरी विजय। दूसरी विजय कर लेते हैं तेलंगाना विजय। प्रिय विद्यार्थियों, दक्षिण भारत का दूसरा हिंदू राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल और यहाँ का शासक था प्रताप रुद्र देव। मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया। प्रताप रुद्र देव पराजित हुआ और प्रताप रुद्र देव ने
आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के लिए उसने कौन सा तरीका अपनाया, कौन सी स्टाइल अपनाई? उसने स्टाइल अपनाई, उसने अपने सोने की मूर्ति बनाई, अपने सोने की मूर्ति में गले में सोने की जंजीर लपेटकर मलिक काफूर के पास भिजवा दिया और कहा, मैंने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली, अब मरे हुए को क्या मारना। प्रताप रुद्र देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली और विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को दिया, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। पूरी कोहिनूर हीरे की कहानी प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहले के वीडियो में पूरी मैंने आपको कोहिनूर हीरे की विस्तृत कहानी बता चुका हूं। तो कोहिनूर हीरा कहां से निकला? गोलकुंडा की खान से निकला। सबसे पहले किसके पास आया? प्रताप रुद्र देव के पास आया। प्रताप रुद्र देव ने किसे समर्पित किया? प्रताप रुद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित किया। तो पहली विजय हो गई देवगिरी की विजय, दूसरी विजय हो गई तेलंगाना की विजय। याद रखना, तेलंगाना की राजधानी कौन सी थी? वारंगल। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव, विश्व विख्यात कोहिनूर हीरा उसने अलाउद्दीन खिलजी को सुपुर्द कर दिया है। मलिक काफूर, अलाउद्दीन की तीसरी विजय, तीसरी विजय कर दो प्रिय विद्यार्थियों, होयसल राज्य की विजय। कौन सी विजय? होयसल राज्य की विजय। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र है। होयसल की राजधानी कौन सी थी? द्वार समुद्र। यहाँ का शासक था वीर बल्लाल तृतीय, शासक वीर बल्लाल तृतीय। मलिक काफूर ने होयसल राज्य पर आक्रमण किया, वीर बल्लाल तृतीय पराजित हुआ, मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर ली। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव की तरह, मलिक काफूर ने रामचंद्र देव की तरह वीर बल्लाल तृतीय को अलाउद्दीन के दिल्ली दरबार में भेजा। अलाउद्दीन ने उसके साथ भी अच्छा व्यवहार किया, उसे एक विशेष छत्र दिया, एक विशेष खिलअत दी, खिलअत, एक विशेष छत्र दिया और एक खिल्लत दी। खिल्लत क्या थी? एक सम्मान की पोशाक है। मान और सम्मान की पोशाक को क्या कहते थे? खिलहत। और ये सुल्तान केवल विशिष्ट व्यक्तियों को ही प्रदान करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने है वीर बल्लाल तृतीय को एक छत्र दिया, एक विशेष खिलहत अर्थात सम्मान की पोशाक प्रदान की और 10 लाख सोने के सिक्कों की एक थैली भेंट में दी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने वीर बल्लाल तृतीय को भी अपना विश्वसनीय मित्र बनाया, जो अब आगे के सैनिक अभियानों में अलाउद्दीन की मदद कर सकता था। प्रिय विद्यार्थियों, अब अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत में चौथा और अंतिम राज्य था पांड्य राज्य। कौन सा राज्य? पांड्य राज्य। पांड्य राज्य की राजधानी थी मदुरा और इस समय पांड्य राज्य में राजा बनने के लिए दो भाइयों में संघर्ष चल रहा था। वीर पांडे और सुंदर पांडे राजा बनने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष में वीर पांडे विजय हुआ, वह पांडवों का राजा बन गया। सुंदर पांडे को राज्य से बाहर निकाल दिया। सुंदर पांडे भागा भागा मलिक काफूर के पास गया और मलिक काफूर बड़ा खुश हुआ, फूट डालो और राज करो। अब मलिक काफूर ने पांडे राज्य पर आक्रमण किया, वीर पांडे ने उसका डटकर मुकाबला किया, वीर पांडे पराजित हुआ। तो मलिक काफूर ने कहा, ए वीर पांडे मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार की, प्रताप रुद्र देव ने अधीनता स्वीकार की, वीर बल्लाल तृतीय ने अधीनता स्वीकार की और अलाउद्दीन ने उन्हें उनके राज्य वापस लौटा दिए। वीर पांडे हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, आपको राज्य वापस लौटा देंगे। वीर पांडे ने भी कहा, मर जाऊंगा लेकिन अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। वीर पांडे है गुम हो गया, भाग गया, लेकिन अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की है। अब मलिक काफूर ने वीर पांडे को बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, लेकिन न तो वीर पांडे मिला, न ही वीर पांडे ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की।
इस प्रकार दक्षिण भारत में केवल वीर पांडे ही एकमात्र शासक था जिसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। मलिक काफूर को है पांडे राज्य से इतना धन मिला है कि जितना धन अलाउद्दीन को 3 राज्यों से नहीं मिला, उससे 10 गुना धन अलाउद्दीन खिलजी को पांडे राज्य से मिल गया। इतिहासकार लिखता है महमूद गजनवी है जो 1 नंबर का लुटेरा था, भारत से करोड़ों अरबों रुपए की धन संपदा लूट के अपने साथ ले गया था महमूद गजनवी। अब जैसे ही महमूद गजनवी को यह मालूम चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी को है पांडे राज्य से इतना धन मिला है, तो शायद वह अपनी कब्र में लेटा लेटा करवटें बदल रहा होगा, उसके मुंह में पानी भर आएगा ऐसा धन सुन के। इस प्रकार धन की दृष्टि से अलाउद्दीन का सर्वाधिक सफल अभियान कौन सा रहा? मदुरा पांडे राज्य का सैनिक अभियान। अब हुआ क्या? देवगिरी, अभी मैंने विवेचना की थी देवगिरी का शासक रामचंद्र देव मर गया। जैसे रामचंद्र देव मर गया, अब उसका बेटा था शंकर देव। अब शासक कौन बन गया? शंकर देव। शंकर देव क्रोधित हुआ, उसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, देवगिरी को स्वतंत्र करा लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः मलिक काफूर को देवगिरी भेजा। मलिक काफूर ने युद्ध में शंकर देव को मार गिराया और देवगिरी का जो पूर्व शासक था रामचंद्र देव है, उसका एक दामाद था हरपाल सिंह को देवगिरी का शासक बनाया और वापस दिल्ली आ गया। इस प्रकार अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने पूरे दक्षिण भारत को जीता है, वहां के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार कराई, धन उपहार कर प्राप्त किया और उनके राज्य उन्हें वापस लौटा दिए। सैन्य की सैन्य नीति किसने अपनाई थी? प्राचीन भारत में समुद्रगुप्त ने अपनाई, वही नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। क्यों अपनाई? वही बात, चूंकि उत्तर भारत से दक्षिण भारत की दूरी अत्यधिक थी, यातायात के तीव्र साधनों का अभाव था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन दक्षिण भारत को जीतकर अपनी अधीनता में उन्हें उनके राज्य वापस लौटा दिए। इस प्रकार अलाउद्दीन ने लगभग पूरा उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीता और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। आज मैंने आपको इसकी विस्तृत विवेचना कर दी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से याद रखना। मैं मुकेश जोशी, ऐश्वर्या कॉलेज पाली की ओर से इतिहास का मैंने आज आपको एक अच्छी जानकारी प्रदान की और इस वीडियो को बनाने के लिए हमको प्रेरित करने का पूरा श्रेय जाता है ताजवीर सिंह जी राठौड़ सर को। उनका हार्दिक आभार।